हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट क्लासेस में बाय धर्मेंद्र शर्मा। माय सेल्फ धर्मेंद्र शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली क्लास 11th स्टैंडर्ड के लिए, और उस क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो मोस्टली आपके सभी सब्जेक्ट्स में यूज होता है। चाहे वो टॉपिक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, फिजिकल, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सभी आपके सब्जेक्ट में वो टॉपिक आता है। आपने देखा भी होगा पिछली कुछ क्लासेस में जो आपने 9th-10th में पढ़ी है। तो आज एक ऐसे ही बेसिक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, और हमारे सब्जेक्ट के लिए दैट इज फिजिक्स, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो आपका स्कूल लेवल का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो, सीबीएसई, एचबीएसई, यूपी बोर्ड, एनी स्टेट ऑफ बोर्ड, चाहे वो आपका नीट है, चाहे वो आपका आईआईटी है, चाहे वो आपका कोई भी लेवल का एग्जामिनेशन है, किसी भी तरह का एग्जामिनेशन है, कंपटीशन एग्जामिनेशन है, सभी एग्जामिनेशंस में टॉपिक आता है। तो आज मैंने एक बहुत ही कॉमन टॉपिक सेलेक्ट किया है आप सभी की पहली क्लास के लिए, जिस टॉपिक के बारे में आज यहाँ पर हम बात करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं उनको हम ज़रूर अपने डेली लाइफ में, जो मैं क्लासेस लेता हूँ यहाँ पर, उनको यूज़ करूँगा। तो आपकी तरफ से कोई सजेशन है, इट्स मोस्ट वेलकम। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो हम अपना क्लास जो है, आज का टॉपिक पहला जो है स्टार्ट करते हैं। सो कंसेप्ट क्लासेस की तरफ से मैं धर्मेंद्र शर्मा फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। सो दिस इज द क्लास फॉर 11th स्टैंडर्ड, 11th साइंस स्पेशली, बट इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग कि साइंस स्टूडेंट्स के लिए केवल ये क्लास है। ये क्लास मैंने पहले बताया है किसी भी स्टूडेंट के काम आ सकती है, इधर इट इज रिलेटेड टू साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कंपटीशन एग्जाम, एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन आपके पास जरूर वहां से आता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, इस कंसेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो जो हमारे पास टॉपिक है वो बहुत ही आप सभी उसके बारे में जानते हैं। टॉपिक का नाम हमारे पास यहाँ पर है, दैट इज ग्राफ। ग्राफ का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज दौड़ जाती है, जो है कि इस तरीके से हमारे पास दो एक्सिस होंगे, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। इन दोनों एक्सिस पर दो डिफरेंट क्वांटिटीज हो सकती हैं। जैसे सबसे बेसिक जो ग्राफ आप पढ़ते हैं वो होता है हमारे पास डिस्टेंस, जिसको आप मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम, जिसको आप मेजर करते हैं सेकंड्स में। तो ये हमारे पास मोस्ट बेसिक ग्राफ जो 9th क्लास में हर बच्चा पढ़ता है, चाहे वो बच्चा साइंस स्ट्रीम में हो, चाहे कॉमर्स में है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज में है, चाहे कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो, आईआईटी, नीट, एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, ये ग्राफ हर बच्चे ने पढ़ा होगा। तो इस ग्राफ की मैं एक बेसिक कंडीशन लेके चलता हूं इस तरीके से। तो ये बन गया मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक फिजिकल क्वांटिटी यहां पर डिस्टेंस है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी यहां पर क्या है हमारे पास, टाइम। इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जिसमें जो लाइन है वो स्ट्रेट हो सकती है, वो कर्व्ड हो सकती है, वो इरेगुलर हो सकती है, किसी भी तरह की लाइन हमारे पास हो सकती है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं आप ग्राफ। ग्राफ जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, और उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का जो रिलेशन होगा वो आपको मिलेगा इस ग्राफ की लाइन से, जिस लाइन को बोला जाता है स्लोप, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई m, एंड m इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा। स्लोप हमें बताता है कि इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो स्लोप अगर मैं निकालना चाहता हूं इस तरह के ग्राफ का,
लेट अस सपोज दिस इज ओरिजिन O, ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 0। अब यहां से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट पॉइंट इज A एंड दिस इज सपोज टू बी B। तो यहां पर आपके पास एक ट्राइंगल बन गया AOB। आपको कैलकुलेट करना है स्लोप, तो आप स्लोप क्या फॉर्मूला क्या है हमारे पास, tan थीटा। आप सभी ने 10th क्लास में 10वीं क्लास में पढ़ा है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, लाल बटे कक्का, बहुत तरह के हमारे पास ट्रिक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड से डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स की डिफरेंट ट्रिक होती है। तो tan थीटा का निकालने का फॉर्मूला बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आप इस ट्राइंगल AOB से परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालें तो जो आपका tan थीटा है जो किसके इक्वल है, स्लोप के, तो वो बनेगा हमारे पास परपेंडिकुलर इज इक्वल टू AB एंड बेस इज इक्वल टू OB। AB जो है वो डिस्टेंस के पैरेलल है, OB जो है वो टाइम के पैरेलल है। तो tan थीटा हमारे पास बन गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से जो स्लोप मिला हमें वो बन गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बहुत से बच्चों को ध्यान आ गया होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर होता है स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे बताने का मतलब क्या है कि जब आप डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो स्लोप आएगा वो हमें क्या बताएगा, स्पीड। अब ये जो हमारे पास ग्राफ है, आपने पढ़ा एवरेज स्पीड, इंस्टैन्टेनियस स्पीड, तो इस ग्राफ में आपकी एवरेज स्पीड भी निकाली जा सकती है, इस ग्राफ से आप इंस्टैन्टेनियस स्पीड भी निकाल सकते हैं। इंस्टैन्टेनियस स्पीड आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। इंस्टैन्टेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे कि आप बाइक पे जा रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं, तो आपने कहा कि आपको A जगह से B जगह पहुंचने में, ये A जगह है, ये B जगह है, यहां से आपकी जो कार है वो चलती है और यहां पहुंचती है B पर। यहां से यहां तक पहुंचने में आपको टाइम लगता है 10 सेकंड। तो आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि 6वें सेकंड पर आपकी स्पीड क्या थी, स्पीड एट द 6th सेकंड। ना वो 6वें सेकंड से कम होना चाहिए, ना ही वो 6वें सेकंड से होना चाहिए ज्यादा। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस स्पीड। तो इंस्टैन्टेनियस स्पीड भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज स्पीड भी आप निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके। तो जो ग्राफ होता है हमारे पास वो एक रिप्रेजेंटेशन है दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन की, जहां पर दो क्वांटिटीज आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं और उनके रिलेशन से क्या रिजल्ट निकल के आता है उनके बारे में पता करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड ग्राफ। अब यहां पर हम डिफरेंट इक्वेशंस के लिए डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। उन ग्राफ्स के बारे में जिन ग्राफ्स का यूज हम फिजिक्स में भी करते हैं, केमिस्ट्री में भी करते हैं, मैथमेटिक्स में भी करते हैं, तो उनके बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे। तो बहुत बेसिक सी चीज थी जिसके बारे में हमने यहां पर बात करी। तो कुछ बेसिक ग्राफ्स की शेप सिमेट्री को पढ़ने के पहले हम यहां पर आपसे डिस्कस करना चाहेंगे एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट जो 10th क्लास के बच्चों को पता होगा, मोस्टली जो चैनल पे हैं। जो नए हैं उनके लिए हो सकता है कि नई बात हो कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो प्रॉब्लम आती है कि दो क्वांटिटीज हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास y है, x एक्सिस है, तो आपके पास दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी a है, एक क्वांटिटी b है। अब दिक्कत ये आती है कुछ बच्चे तो a को y एक्सिस पे ले लेते हैं, b को x एक्सिस पे लेते हैं, जैसे मैंने लिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, b को यहां ले लेंगे, a को यहां ले लेंगे। अब इनमें से एक जना गलत है भैया, या तो ये गलत जिसने ये वाला कंसेप्ट लिया है a y एक्सिस b x एक्सिस, या फिर ये गलत जिसने ये वाला कंसेप्ट लिया है b y एक्सिस a x एक्सिस। अब गलती कैसे पता लगाएंगे? गलती पता लगाने के लिए हमें कोई यहां पर रिसर्च नहीं करनी है, बहुत बेसिक सी चीज है जिसको हम अपनी पूरी जिंदगी भर ध्यान रखेंगे। और वो चीज कौन सी है कि x एक्सिस पर हमेशा आप लेके चलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और y एक्सिस पे आप हमेशा लेके चलते हैं डिपेंडेंट
क्वांटिटी। अब दिक्कत आती है कि सर कैसे पता करेंगे कौन सी क्वांटिटी डिपेंडेंट है, कौन सी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। चलिए बताते हैं। बहुत छोटी सी चीज हम यहां पर लेके चलते हैं, जिसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। बहुत सी कॉमन सी बात, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो यहां पर हम सबको पता है कि जो मास है वो कांस्टेंट होता है अप टू सम पर्टिकुलर कंडीशंस। तो यहां से रिजल्ट बना F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अब अगर मुझसे कहा जाए कि फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करिए, तो मैं इनमें से कौन सी क्वांटिटी को डिपेंडेंट मानूं, कौन सी क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट मानूं, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं यहां पर बात करता हूं कि जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करती है फोर्स पर या नहीं करती। भाई अगर फोर्स लग रहा है तो बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, या फिर बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ कंसेप्ट हो सकता है। हमने पढ़ा है कि जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 होती है तो बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता। गॉट माय पॉइंट। तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि अगर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन हो रहा है इसका मतलब क्या है, फोर्स लग रहा होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों क्वांटिटी एक दूसरे पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। जैसे यहां पर हम लेके चलते हैं एक एग्जांपल, बहुत बेसिक इसका 10th क्लास का, V इज इक्वल टू आई आर। VI ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं तो VI ग्राफ में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, V को चाहे Y पे ले ले चाहे X पे ले ले, केवल स्लोप का नेचर बदल जाता है। एक में स्लोप रेजिस्टेंस दे देता है, एक में स्लोप देता है आपको कंडक्टेंस। मगर जब हम आगे हायर स्टैंडर्ड्स की तरफ चलते हैं तो हमारे पास ऐसी कंडीशंस आती हैं जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। 9th क्लास का कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने। G is the universal gravitational constant, m is the mass of one object, m2 is the mass of second object and r is the distance between the object। ये ऑब्जेक्ट है A, ये ऑब्जेक्ट है B, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r। अब क्या होगा कि आपसे कहा जाए कि F और R के बीच में फोर्स अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो मैं फोर्स को लेता हूं y एक्सिस पे और R को लेता हूं x एक्सिस पे। तो मेरे हिसाब से R इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हुआ और फोर्स हुआ डिपेंडेंट क्वांटिटी। वो कैसे, देखिए इस फॉर्मूले में चलिए। फॉर्मूला कहता है कि अगर आप R की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स जो है वो घट जाएगा, बिकॉज फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R पे। और अगर आप R की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स जो है बढ़ जाएगा, बिकॉज फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही आप R में चेंज करते हैं उसका सीधा इफेक्ट किस में दिखता है, फोर्स में। इसका मतलब R को बदलने से फोर्स बदला, R पे फोर्स डिपेंड कर गया। अब देखते हैं क्या फोर्स पर R डिपेंड कर रहा है। आप मास बढ़ा दो, फोर्स बढ़ जाएगा मगर R कैसा रहेगा, कांस्टेंट। आप मास घटा दो, फोर्स घट जाएगा मगर R कैसा रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है अगर आप उसको चेंज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि R आपका चेंज होगा, बट ये जरूरी है कि अगर आप R को चेंज करेंगे तो फोर्स होगा आपका चेंज। दैट मींस फोर्स इज डिपेंडेंट एंड R इज इंडिपेंडेंट। So the basic funda is that while you are drawing the graph between the two physical quantities, you must have to choose which quantity is independent and which one is dependent. So dependent quantities taken along y-axis and the independent quantities taken along x-axis. This is the basic concept to draw a graph. Now we are talking about the different type of symmetries, different type of graphs depending upon the equation. उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास ग्राफ यहां पर होगा वो होगा ग्राफ नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू mx प्लस c। नाउ y इज द वन फिजिकल क्वांटिटी, x इज द अनदर फिजिकल क्वांटिटी एंड c इज अ कांस्टेंट। c हमारे पास यहां पर क्या है, कांस्टेंट।
अगर मैं इसको हटा दूं तो ये इक्वेशन देखिए आप, y इज इक्वल टू आई आर, क्या ये सेम इक्वेशन नहीं है? y एक क्वांटिटी है, r कांस्टेंट है, x कौन सी क्वांटिटी होगी हमारे पास? दूसरी। तो इसका जो ग्राफ है y इज इक्वल टू mx प्लस c, वो ग्राफ हमेशा हमारा कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू mx प्लस c के लिए ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। और अगर आपके पास हो y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c, तो ग्राफ कैसा होगा? माइनस mx का मतलब क्या है? इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा, नेगेटिव। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। एक क्वांटिटी पॉजिटिव तो दूसरी कैसी है हमारे पास? नेगेटिव। y इज इक्वल टू प्लस mx प्लस c के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और माइनस के लिए कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा, मगर ग्राफ कैसा बनेगा आपका? नेगेटिव। पहला हमारे पास ग्राफ जो है इस तरीके से आएगा। अगली ग्राफ की इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है वो होगी y इज इक्वल टू mx माइनस c। अब जो इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू mx माइनस c है, वो किस तरीके से होगी कि जो आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है, इस तरह का ग्राफ आपका आएगा यहां पर, लाइक दिस। ये हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू mx माइनस c के लिए। जो ग्राफ हमारा बनेगा दैट इज फॉर y इज इक्वल टू mx माइनस c, और ये जो डिस्टेंस हमारे पास है यहां से लेके यहां तक का, दैट इज सपोज दिस इज पॉइंट B एंड दिस पॉइंट इज O। तो OB जो है वो शो किस चीज को करता है? माइनस c को। और अगर ये होता y इज इक्वल टू mx प्लस c जो हमने बनाया, तो वो ग्राफ किस तरीके से बनता? इस तरीके से। ये जो OB है ये किसको शो करता है? प्लस c को। मतलब कि ये चीज जो है उसमें ऑलरेडी एडेड है, ये चीज उसके पास हमेशा रहेगी, चाहे आप y की वैल्यू 0 पुट करके देखिए। 0 इज इक्वल टू क्या आएगा? mx प्लस में c। तो 0 इज इक्वल टू mx प्लस c का मतलब क्या है कि ये वाली टर्म जो है वो हमेशा उसके साथ क्या है? एडेड होगी। जब आप mx में इस चीज को ऐड करेंगे तब जाके वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 0। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c जो है उसके लिए ग्राफ इस तरीके से आएगा, प्लस c को दिखाता है, और y इज इक्वल टू mx माइनस c के लिए ग्राफ आएगा, किसको दिखाता है? माइनस c को। अगला जो हमारे पास ग्राफ है वो होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू kx। k इज कांस्टेंट, तो आप लिखेंगे y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका जो हमारे पास ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है आपका, लाइक दिस। ये ग्राफ जो हमारे पास है दैट इज फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू kx। यहां पर ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। अगर आप इसको सिंपल कंसेप्ट बनाना चाहते हो तो ऐसा बन जाएगा, ये y हो जाएगा आपका, ये x, लाइक दिस। अब कैसे समझेंगे इस ग्राफ को? आप देख सकते हैं फॉर्मूला है, इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू kx। बोथ y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू k हो जाएगा हमारे पास। k को कांस्टेंट ले लो तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास? x। दोनों की वैल्यू 1 1 रखेंगे। अब y की वैल्यू को आप 2 कर दो तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? भाई y की वैल्यू कितनी होगी? 2 cos square इज इक्वल टू kx। x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 4, k कांस्टेंट है। अब y की वैल्यू आप 3 रखो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। y की वैल्यू 4 रखो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 16। इसका मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं y में आप एक एक बढ़ा रहे हैं मगर x में बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर शुरुआत में जो x है वो थोड़ा y के साथ बढ़ता है, उसके बाद क्या है कि लगभग जो y है वो कांस्टेंट जैसा हो जाता है, और केवल कौन सी वैल्यू बढ़ती है? x, क्योंकि y में एक मैग्नीट्यूड बढ़ाने से x में बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पहुंच जाती है। जैसे अगर आप y की वैल्यू 5 रखते हैं तो x आपका इस इक्वेशन के हिसाब से कितना बनता है? 25। तो इस वैल्यू के सामने ये बहुत स्मॉल, इसलिए आपको लगभग कैसी मिलती है? वैल्यू कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन है किसके लिए? y स्क्वायर इज इक्वल टू kx। मतलब y में छोटा सा इंक्रीमेंट x में आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। और अगर आपकी इक्वेशन उल्टी है दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू ky, तो कुछ नहीं होना, केवल ग्राफ चेंज हो जाएगा। ये x है, ये हमारे पास क्या है? y। इस तरह का स्लोप आएगा।
मतलब x में छोटा सा इंक्रीमेंट, y में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट, बिकॉज x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, y। ये अगला हमारे पास ग्राफ है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास है दैट इज x y is equal to c, x multiply by y is equal to c। इसके लिए ग्राफ हमारे पास होता है वो आपका ड्रॉ होगा लाइक दिस, x multiply by y is equal to c, मतलब v is equal to IR, ये स्ट्रेट लाइन आया था। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन आ जाए कि दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के बराबर हो, c इज अ कांस्टेंट, तो उस समय जो हमारे पास ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है। इस ग्राफ को एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ भी बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ। और अगर हमारे पास कंडीशन है इस तरीके से कि y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, तो जो ग्राफ होगा इस इक्वेशन के लिए वो बनेगा एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ। तो ये कुछ हमारे पास यहां पर ग्राफ्स हैं रिलेटेड टू द कंसेप्ट जो हम अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। डिफरेंट इक्वेशंस आपकी होंगी, जैसे कि अगर आपके पास ऐसे इक्वेशन है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस kx, ये भी एक्सपोनेंशियल में आता है। अब अगर आप x की वैल्यू को 0 भी रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1, बिकॉज किसी की पावर 0 मतलब क्या होता है 1। तो यहां पर जो आपका ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से आता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर x की वैल्यू कितनी है 0, मगर फिर भी यहां पर कुछ ना कुछ आपके पास y जो है वो होता है, और इसकी y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, बिकॉज ये वैल्यू 0 कब होगी जब x इज इक्वल टू क्या होगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को यहां पर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए जो लाइन होती है हमेशा कैसी जाती है पैरेलल टू द x एक्सिस। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कंडीशन। इसमें क्या है x इज इक्वल टू 0 पे y आपका कितना है 1, मगर यहां पर क्या है ना ही आपका x 0 होगा ना ही आपका क्या होगा y 0 होगा, बिकॉज इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा किसके बराबर रहेगा कांस्टेंट के। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक बातें थी ग्राफ्स रिलेटेड जो आपको फ्यूचर में काम देंगी। थैंक यू सो मच। दोबारा मैं कहता हूँ प्लीज मैक्सिमम नंबर्स में चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।